एक बंदा इडियट था और वो सिर्फ अपनी जिंदगी खराब कर रहा था। अब वो मोटिवेटेड इडियट है। ओके। तो कितने लोगों की जिंदगी खराब करेगा? तो लिहाजा अलाइनमेंट जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, और फिर आपके पास पहला स्टेप लेने के लिए चीजों को आगे बढ़ाना। ओके। हमारे माशरे में, जिस माशरे में हम रहते हैं ना, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ हम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ हम उस एंगल से चीजों को देखते हैं जहां पे हमें प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि जिस चीज के लिए आप तगोदौ करेंगे वो चीज आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल। कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। वरना दूर की ग्रास हमेशा ग्रीन लगती है, अपनी ग्रास हमेशा येलो लगती है। बिल्कुल। तो उसी में मुझे एक चीज जहन में आ रही थी कि जैसे जनरेशंस हैं, एक जनरेशन है यंग जनरेशन है, फिर एक जनरेशन है हमारी जिनके बच्चे यंग हैं, फिर एक हमसे ज्यादा सीनियर जनरेशन है। तो ये फ्रस्ट्रेशन हम अगर देखें तो हमसे जो जूनियर, जो जेन ज़ी कहलाते हैं, इनके अंदर ज्यादा है, हम में थोड़ी सी कम है, और हमसे ज्यादा स्टेबल हमसे सीनियर्स हैं। एक चीज याद आ रही है, अगर आप इजाजत दें तो मैं शेयर करूं यहाँ पे। प्लीज सर। एक जगह ना बाप, बेटा और पोता बैठे हुए थे। ओके। तो वो पोता फ्रस्ट्रेटेड था। वो कहता है कि सर चढ़ा वो फूल जो चमन से निकल गया, अरे वाह। इज्जत मिली उसे जो वतन से निकल गया। वाह। मैं जिस ग्रुप के साथ हूँ हम वीजा देते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये यंगस्टर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं और वो वीजा लेके बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड है। उसके साथ एक कंजर्वेटिव माइंड का, मिडिल एज का, मेरी तरह का एक अब्बा बैठा होता है। ओके। वो कहता है यार तुम्हें यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, तुम बाहर जाके क्या करोगे? बेकार है वो दान जो दहन से निकल गया। दहन यानी जबड़े को कहते हैं, हम रोजाना इससे खाना चबाते हैं, जब ये टूट जाता है इसको फेंक देते हैं, एक सेकंड के लिए नहीं रखते। कहते हैं बेकार है वो दान जो दहन से निकल गया, पूछा ना जाएगा जो वतन से निकल गया। तो साथ में दादा बैठा होता है, वो कहता है कि बरखुरदार, कहते तुम भी ठीक हो, फ्रस्ट्रेटेड हो और तुमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, तुम भी ठीक है, लेकिन होता ये है कि अहले हुनर की कदर है यकसान जहान में। मोती रहा अदन के अदन से निकल गया। आप मोती बने, फिर आप यहाँ रहें बाहर रहें। तो वो जो पर्सनल डिसिप्लिन है, स्किल है, मैनिफेस्टेशन है, वो पहले हासिल करें और उसके बाद चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करें। यहाँ से अगर हम इस पैराहे को अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को समझाने में कामयाब हों, तो होता ये है कि माशरे में ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन खत्म होती है, आपका माइंड क्लियर होता है, और जब वो फॉग क्लियर होती है आपको चीजें सही तरीके से नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि आपके 3-4 सवाल थे, उसको एक समराइज करके इसी तरीके से बहुत जबरदस्त और कमाल अंदाज में आपने समराइज किया, बहुत अच्छा। एक बात ऐड करना चाह रहा था, आप माशाल्लाह जितने बड़े अच्छे जीए में चार हैं, मुझे लगता है कि अगर आप एक्टिंग में काम करना चाहते तो बड़े अच्छे एक्टर भी बन सकते थे। बड़ी जबरदस्त अदायगी। एक बड़ा मशहूर मकूला है कि किसी को मछली पकड़ के देने से बेहतर है कि उसको मछली पकड़ना सिखा दें। लेकिन इससे आगे की बात है ये, अगर मछली भी खत्म हो जाए तब क्या करेंगे? आपने ये उसको बताना है कि मछली क्यों पकड़नी थी। इसलिए आपने उसको ये भी बताना है कि देखो अभी तो आप जिंदगी की सर्दियों में आ गए हो, जब सब कुछ डाउन हुआ हुआ है, ठीक है, इसके बाद बाहर आएगी, लेकिन उस वक्त जिंदा रहना है। मर गए या इतने बोझल हो गए कि बाहर में फूल ही नहीं तोड़ सके, वो तो कोई और लेके चला जाएगा, जो अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर जब आप फूल तोड़ लोगे, मसला वहां भी खत्म नहीं होगा, आगे गर्मी आएंगी, अपनी फसल जो बीज बोया है वो उगेगी। जब वो उगेगी आप दोबारा स्ट्रांग होंगे, सब लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। चढ़ते सूरज को सलाम। बिल्कुल ठीक है, कहेंगे यार मैंने मशवरा दिया था ना, हाँ मेरा भाई किधर गया, मेरा जिगर, मेरा लाडला, मेरा दोस्त, काफी दिनों बाद मिले, कहाँ गए थे तुम? तो उसको बताना कि मर रहा था और सर्वाइव किया। पूछा नहीं। यहाँ पे अपनी फसल बचानी है, यहाँ पे लोग आपकी मेहनत और क्रेडिट ले जाएंगे। और जब आपकी फसल बच जाए तो फिर आपने खिज़ां के मौसम से पहले अपना फल जरूर काटना है। ऐसा ना हो कि मेहनत आपकी हो और तमवा कोई और ले रहा हो। अब जब दोबारा सर्दी आएंगी ना, इसलिए कि ये ऑसिलेशन आती रहेगी। बिल्कुल ऐसा है, हम जिंदगी के मौसमों को चेंज नहीं कर सकते, हम उसके मुताबिक अपने आप को ढालते हैं। क्या बात है सर। हारिस साहब, आपको बुक भी लिखनी चाहिए, मुझे लगता है। मैं वेरी ट्रूली बोल रहा हूँ, माशाल्लाह आपकी लफ्जों का बड़ा अच्छा चुनाव। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में आती है, लेकिन वो लोग जो हेल्प लेना जानते हैं वो लोग प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। ये हेल्प आपकी इंटेलेक्चुअल हेल्प भी हो सकती है, फिजिकल हेल्प भी हो सकती है, प्रोफेशनल हेल्प भी हो सकती है। हम लोगों का ईगो हमें हेल्प लेने से रोकता है। हेल्प लेने के लिए हम समझते हैं कि हम तो एक फलाने मुकाम पे थे, अब ये कहेगा, ये मुझसे पूछ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, इसका प्रॉब्लम है। पहले आप सर्वाइव करेंगे, फिर आप थ्राइव करेंगे।
बिल्कुल सही। इसलिए कि सर्वाइविंग माइंड थ्राइव नहीं कर सकता। आपने सर्वाइव करके अपने आप को स्टेबल करना और वो आप ही को हेल्प करेगा। बिकॉज इसलिए कि जब आप अच्छे थे आपने किसी की हेल्प की थी। ये दुनिया ये लेन देन पे चलती है। और अपने जितनी भी जिंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं, मैं आपको बहुत सादी सी मिसाल देता हूँ। आज से कोई 20-25 साल पहले मैं फौज में था। सर एक एक्सीडेंट होता है, मैं फौज से मेडिकल बोर्ड आउट हो जाता हूँ। ओके। और कुछ फिजिकल एलिमेंट होती है कि मैं व्हील चेयर के सहारे मैं नहीं चल सका होता। ठीक। तो होता क्या उसके अंदर कि मैं ऑल्टरनेटिव देखता हूँ कि अगर मैं IBA में, डॉ मेडिकल में या किसी जगह पे नहीं पढ़ सक रहा तो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स। मेरे पास इल्म नहीं है, आई सीक्ड हेल्प। लोगों ने बताया ऐसे पढ़ सकते हो, पढ़ लिया, लाइफ में आगे चले, लाइफ में ऊपर आए, फिर नीचे आ गए, फिर क्या किया, फिर लोगों से पूछा अब क्या करें इस लेवल पे। इसलिए कि जितनी काबिलियत मेरे पास है ना, वो यहां तक लाने के लिए काफी है। यहां से आगे जाने के लिए मुझे नए लेवल की काबिलियत चाहिए। बिल्कुल। और वो कहां से आएगी? हेल्प लेने से आएगी। बिल्कुल। इसी में मुझे एक पैटर्न पता चला कि आप अपने पार्ट टाइम जो आपका शौक है उसको पार्ट टाइम में डेवलप करें। ठीक है। मैं बेसिकली MBA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और MBA HR हूँ, लेकिन ट्रेनिंग मेरा पार्ट टाइम था, जो एक जमाने में मेरा प्राइम टाइम बन गया। इसलिए को शौक से करता था। जब नीचे गए आप दूसरी साइड पर, तो हमने ट्रेनिंग वाली साइड को पॉलिश किया और वहां सब चलने लग गए। तो ये जो पावर ऑफ पार्ट टाइम है, इसको एक्सरसाइज करना, अपनी ईगो को संभाल के रखना, और इसको अपने हेड पे नहीं लाना। और तीसरे की हेल्प लेनी है जहां से मिल सके आपको। ओके। यहां से आप स्टेपिंग स्टोन लेते हैं, बेबी स्टेप्स लेते हैं और उसको मेजर स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ट्रेनर्स बेसिकली एक बहुत बायस्ड और बहुत ही आला दर्जे का मुकाम है। आप जो कहेंगे लोग करने लग जाएंगे। लिहाजा सबसे पहले वॉक द टॉक, यानी कि अपने किरदार से बताएं कि आप पे भी इल्म का असर हुआ है। बिल्कुल। अब मुझे पता तो सब कुछ है, करता मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं लोगों के मुंह से बताऊंगा। तो जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपके अंदर की मंतक है, लॉजिक है, वो सब उस चीज की गवाही दे रहे हो जो आप प्रीच करते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि लोगों को उनके हिसाब से बताएं। ठीक। जैसे हम बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, उस तरह बड़ों की ट्रेनिंग भी होती है। बच्चों की ट्रेनिंग में हम ये देखते हैं कि बच्चा कैनेस्थेटिक है, काम करके सीखता है, पढ़ के सीखता है, देख के सीखता है, बोल के सीखता है, सुन के सीखता है। तो उस तरीके से बताते हैं। बड़ों में हम भूल जाते हैं ये सब चीजें। जब बड़ों को हम सिखाने जाएं तो हम देखें कि वो किस तरीके से हैंडल किए जाएं, तो किस तरीके से वो रिजल्ट देते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सबको एक किताब पढ़ने के लिए दे देंगे, मेरे जैसे तो फेल हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन कोई और होगा जो इसकी ऑडिटरी अच्छी होगी, वो देख के समझ के उसमें एक्सेल कर लेगा। तो लोगों को समझना जरूरी है कि इन पे कौन सी चाबी लगेगी। सब लोग काबिल होते हैं, सब लोग जीनियस होते हैं। सब लोगों को अपना जीनियस ढूंढने के लिए उस चाबी की जरूरत होती है जो किसी कोच ने इंडिविजुअली उसको देनी होती है। हम क्लास में होते हैं ना, तो क्लास में 36 तरह के बच्चे होते हैं और उन सबको हम एक लेक्चर दे रहे होते हैं, लेकिन हर बच्चा उस लेक्चर में से कुछ परसेंटेज उठा रहा होता है। कुछ 100%, कोई 50%, कोई 10%। कोई बेचारा मेरी तरह का होता है, कुछ समझ ही नहीं आता, सारा वक्त यूं करता रहता है और आखिर में जब उसको लिखने को आता है तो बेचारा फारिग होता है। तो उसके लिए उस लर्नर का कसूर नहीं है, उस टीचर का कसूर है कि उसने एक ही टॉपिक को मुख्तलिफ अंदाज से क्यों नहीं बताया। और लोग ग्रैस्प करते हैं, लोग अपनी तरह से समझते हैं। हम जब बात करते हैं इनेबलमेंट की, तो इनेबलमेंट के अंदर हमारा प्राइम फोकस ये होता है कि हर बंदे की कैपेसिटी को देखा जाए कि किस तरीके से वो समझता है, और फिर किसी भी चीज को उस तरीके से उसको समझाए तो उसका आउटपुट अच्छा होता है और वो देर तक उसको ओन करता है। अब एक चीज मैं इजीली कर रहा हूँ, मैं बार बार करूंगा। एक चीज मुझे मुश्किल हो रही है, मैं एक या दो बार करूंगा, फिर मैं कोई और चीज ट्राई करूंगा। और अगर मुझे कोई और चीज नहीं मिली तो मैं स्टैग्नेंट हो जाऊंगा वहीं पे। लेकिन अगर मेरे तरीके से मुझे चीज बताई जाए और मैं उसको प्रैक्टिस करूं, तो मेरे एक्सेल लेवल या मेरी एक्सेलेंस बहुत जल्दी अटेन होगी। यहाँ पे ना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ट्रेनर ने ट्रेनी के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उजागर करनी है। वो बता सकता है, काम नहीं करवा सकता। ओके। ठीक है। वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इंफॉर्मेशन एज में, हमारे हाथ में पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है। हम इसमें क्या स्क्रॉल करते हैं, क्या चीज देखते हैं, बिल्कुल हमें पढ़ने को भी मिल जाएगा, सुनने को भी मिल जाएगा, देखने को भी मिल जाएगा। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस ब्रिज पे जाना चाहते हैं जो ब्रिज हमारी मंजिल तक लेकर जाता है, या हम नहर के दरिया के दूसरा साइड पे घूमना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। लोगों का सर्कल बहुत कम है उसका। तो एक्चुअली आप 5 अक्लमंदों के साथ अगर बैठे तो 6ठे अक्लमंद आप हैं।
अगर 5 बेवकूफ़ों के साथ बैठे तो 6ठे बेवकूफ़ आप हैं। तो आप किन लोगों के साथ बैठे हैं? ये काम है उसके पेरेंट्स का, ये काम है उसके दोस्तों का, उसके उस्तादों का, कि वो 5 का सर्कल अच्छा बनाए उसके इर्द, जिसके अंदर हर तरह के दोस्तों। अब अगर एक यंगस्टर है से 25 ईयर्स का है, उसकी लाइफ की मुश्किलात डिफरेंट होंगी। एक 45 ईयर्स का, उसके लाइफ के चैलेंजेस डिफरेंट होंगे। एक 65 ईयर्स का है, शायद वो अपने एंड गेम की प्लान कर रहा हो। इन सब के लिए इनका सर्कल जरूरी है। आपने देखा होगा कि बाज लोग इन देयर मिड 50s और लेट 50s बहुत एनर्जेटिक होते हैं। बाज लोग मिड 30s में आपको लगता है कि 70 साल के ही है, कोई एम्बिशन नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार होते हैं। और शॉर्ट साइटेडनेस कहाँ से आती है? उन 5-6 लोगों से आती है जिनके साथ वो रेगुलरली कोलैबोरेट करता है। तो वो सर्कल अच्छा रखना, उस सर्कल को डाइवर्सिफाइड रखना। अब तमाम लोग एक ही तरह से सोच रहे हैं, उसके अंदर एक ही सब्जेक्ट के माहिर हैं, एक ही सर्कल के माहिर हैं, एक ही तरह का वो रुझान रखते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे और आप मुख्तलिफ सोच नहीं रखेंगे। लेकिन अगर वो 5 लोगों का सर्कल डाइवर्सिफाइड है, कोई आर्ट का शौकीन है, कोई उसके अंदर एथलीट है, कोई उसके पढ़ाई में तेज़ है, कोई जो है वो बहुत अच्छा हाथ से काम करता है, वो स्कल्पचरिस्ट है, वो मैकेनिक है, और एक बंदा है जो बहुत अच्छा शायद अपने वैल्यू सिस्टम के ऊपर है, तो किसी भी एंगल में जब प्रॉब्लम आती है तो आपके पास एक अच्छा मशवरा देने वाला होता है। ये सर्कल है जो आपको बनाता है और ये सर्कल है जो आपको बिगाड़ता है। वो कहते हैं ना कि सक्सेस इज नथिंग बट फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड सिमिलरली जब हम सेटबैक्स में नीचे गिरते हैं तो फ्यू सिंपल मिसकैलकुलेशंस रिपीटेड एवरी डे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वहां से हम चीज़ खराब कर देते हैं। और वो कहाँ से होती है रिपीटेड एवरी डे? वो सर्कल से होती है, क्लोज नेटेड सर्कल से होती है, जिस सर्कल के साथ आप रहते हैं अक्सर। लिहाजा कोशिश करें कि आप यंगस्टर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अडल्ट हैं, आप एजड हैं, उस सर्कल को स्ट्रॉन्ग रखें और डाइवर्सिफाइड रखें। बिल्कुल ठीक। जनाब, आपने एक पूरे समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। इसमें मुझे अपने वालिद साहब का एक शेर याद आ रहा है तो पंजाबी में, मैं इसकी ट्रांसलेशन भी करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले आप पंजाबी में सुनाए, उसके साथ ट्रांसलेट जी। जे तैनू कदी हयाती विच ठेडा ठूडा कोई लग जावे, ओके, जब कभी तुम्हें जिंदगी में कोई ठोकर ठाकर लग जावे, ओके, कोई चोर उचक्का पै जावे, कोई अपना यारी ठग जावे, कोई चोर उचक्का पड़ जाए, कोई अपना यारी धोखा दे जाए, शिकवा गैरा नाल की करने जुर्माने अपनी टिल देने। वाह वाह। शिकवा गैरों से क्या करना, जुर्माने अपनी ढील के हैं। सही। जेड़ा पैंडा पूरा कर देने सजणा नू वही मिलते हैं। जो जहद मुसलसल करते हैं मंजिलों को वही पहुंचते हैं। वाह, क्या बात है, क्या होता है ये कि जिस वक्त हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं ना, हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी यानी वी आर अ गुड पर्सन, हम ऑल आउट चले जाते हैं उसके लिए। जो मैंने लाइफ में सीखा है वो ये कि वहां तक मेहनत करें जहां तक सेक्रीफाइस बर्दाश्त कर सकें। ठीक। अगर आप ऑल आउट जाके सेक्रीफाइस कर लेंगे, जाहिर बात है आपने सारे पत्ते अगले के सामने खोल दिए। वो कहते हैं ना कि उस्ताद अपना आखिरी गुर नहीं सिखाता। सही। इसलिए वो उस्ताद कहलाता। सही। हम क्या करते हैं कि हम इत्मीनान से पूरी बुक खोल देते हैं, हाँ। और पूरे बिछ जाते हैं। सही। उसको हमारे बैगेजेस पता चल जाते हैं। हाँ। अब किसी को आपके बैगेजेस अगर पता है तो अपने टाइम पे पत्ते खोलेगा। लिहाजा आप उसकी मदद करें जिधर उसको मदद की जरूरत है। हर चीज में मदद ना करें, उसके लिए और बहुत सारे लोग हैं मदद देने के लिए। और एक चीज जो हमने लाइफ से मार खा के सीखी है वो मैं हर एक को बताता हूँ, वो ये है कि आपका फर्ज नहीं है कि आप हर एक की मदद करें। ठीक। हम अपने आप को ओवर एक्सपैंड कर देते हैं, ओवर स्ट्रेच कर देते हैं लोगों के लिए, और फिर एक टाइम आता है कि हम अपनी लिमिटेशंस को पहुंच जाते हैं। देखिए, आपके पास रबर बैंड होता है, रबर बैंड एक खास हद तक करामद होता है जी। जब उसको बहुत ज्यादा खींच लेते हैं तो करामद नहीं रहता, वो टूट जाता है। बिल्कुल। लिहाजा अपने आप को वहां तक स्ट्रेच करें जहां तक आप करामद है। फिर यही मामला लोगों की मदद करने में।